गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सबों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपको प्रति बार, हर बार, अनेक बार नमस्कार करता हूं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें और फाइनली इसे सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, प्रतिदिन आपको दो चार ऐसे खबरों को प्रस्तुत किया जाएगा जो बहुत ही डिस्प्यूटेड है, हॉट इश्यूज, जो आज नहीं पिछले 50-60 सालों से लगातार हमारे पर्यावरण, हमारे समाज में तैर रहा है। उन छोटे छोटे विषयों पर मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगता है ये इनिशिएटिव तो आप इसका स्वागत भी कर सकते हैं बाय योर सब्सक्राइबिंग। देखिए, आज का टॉपिक बहुत ही संवेदनशील और थोड़ा सा विचित्र स्थिति वाली है। विचित्र स्थिति इसलिए क्योंकि आप अगर से पूछा जाए कि वाई शादी इज इंपॉर्टेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ सहवास, संभोग, बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही रोमांटिक भी है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इसमें फंसी कौन है? एक वर्ग जो पूरे विश्व की आधी जनसंख्या अपने सर पर उठाई है। पूरे विश्व का वजन अपने ऊपर है, महिलाओं का। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे महिलाओं से जुड़ा हुआ एक सबसे दुखद पूर्ण मामला, वैवाहिक बलात्कार का। जी हाँ, मैरिटल रेप किस प्रकार से समाज और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक धब्बा है, महिलाओं के लिए एक तरह से अपराध नहीं बल्कि बहुत बड़ा एक तरह से कहे तो जख्म है। और ये जख्म कब पूरा होगा, कब खत्म होगा, इसकी इंतजार में भारत की महिलाएं सोच रही है। तो चलिए बात करते हैं मैरिटल रेप पर और विश्व के इस पर क्या विचार हैं और हमारे भारतीय महिलाओं की स्थिति, सुप्रीम कोर्ट के नजर और अलग अलग इस पर जो जजमेंट आए हैं उस पर एक निगाह दौड़ाई जाएगी। स्वाभाविक है कि आप जानते हैं कि भारत में घरेलू हिंसा जो है वो एक तरह से नॉर्मल माना जाता है। ऐसा मतलब कि ये तो समझ लीजिए कि पति का एक अधिकार है कि महिलाओं को पीटा जाए। गंभीर समस्या जरूर है और हाल के वर्षों में कोविड-19 ने तो इसकी समस्या को और भी जिकराल कर दिया है, बहुत जटिल बना दिया है। राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2019 में क्राइम इन इंडिया 2019 एक रिपोर्ट निकलता है एनसीआरबी के द्वारा। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारत में लगभग 70% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार है। 70% महिलाएं। अब सोचिए, इसमें अमीर, गरीब, उच्च, निम्न, गोरा, काला सब शामिल है। ये सिर्फ और सिर्फ मार्जिनलाइज और दलित महिलाओं का समस्या नहीं है, उच्च परिवार के महिलाओं का भी समस्या है। अभी हाल में केस पूरा दौड़ रहा है, यू नो अबाउट दैट। 3 इडियट्स के महान कलाकार, पीके के महान कलाकार, आई एम नॉट गोइंग टू टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि वैवाहिक बलात्कार भी घरेलू हिंसा का एक रूप, एक खतरनाक रूप है। वैवाहिक बलात्कार का क्या मतलब होता है? इसका सीधा मतलब होता है कि पत्नी की सहमति के बगैर उसे यौन संबंध बनाने के लिए विवश करना, फोर्स करना। ये ऐसा कृत्य अन्यायपूर्ण कृत्य है, फिर भी महिलाओं को नीचा दिखाने, उसे अपमानित करने के लिए ऐसे, और इसे असामान्य माना जाता है, इट्स एबनॉर्मल। वर्तमान में विश्व में 100 से भी अधिक ऐसे देश हैं जिन्होंने मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किया है। परंतु दुर्भाग्य यह है कि भारत विश्व के उन 36 देशों में शामिल है जिसने अभी तक मैरिटल रेप को अपराध घोषित नहीं किया है। सोचिए, भारत खुद को लोकतांत्रिक देश कहता है, विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक गुरु, जहां लोकतंत्र जीवित है, जिंदा है, लिखित है, कानून के इतने अंबारे हैं कि उनमें से एक और भी कानून की जरूरत है कि यह सामाजिक समस्या है या फिर मानसिक समस्या है। थिंक अबाउट इट।
जहां वैवाहिक बलात्कार को आज भी अपराध की श्रेणी में नहीं रखना कहां तक आखिर जायज है। हालांकि महिलाओं के अधिकार की रक्षा के लिए हमारे आपराधिक कानूनों में कई बड़े संशोधन किए गए हैं, बहुत भयंकर भयंकर कानून लाया गया, पॉक्सो एक्ट जैसा महिलाओं के संरक्षण के लिए। फिर भी वैवाहिक बलात्कार आज भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, जो महिलाओं की गरिमा और उसके मानवाधिकार का अवमूल्यन करता है। भारत में वैवाहिक बलात्कार की अगर स्थिति को हम देख ले तो और भी अच्छा रहेगा। देखिए, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, इंडियन पिनल कोड की धारा 375, ध्यान रहे आईपीसी की धारा 375 के तहत निर्धारित बलात्कार की परिभाषा में एक महिला के साथ गैर सहमति संभोग से जुड़े सभी प्रकार की यौन हिंसा सामना आता है। सभी प्रकार के हिंसात्मक, ठीक है, जो उसके गैर सहमति से जुड़ा हुआ हो, और वो है यौन हिंसा के कैटेगराइज में आता है। भारत में वैवाहिक बलात्कार को गैर अपराधीकरण यानी आईपीसी की धारा 375 सब क्लोज 2 के तहत एक्सेप्शन रखा गया है। आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 के तहत 15 वर्ष से अधिक आयु के पति और पत्नी के बीच 15 वर्ष से अधिक आयु के पति और पत्नी के बीच अगर अनैच्छिक यौन संबंध को धारा 375 के तहत निर्धारित बलात्कार की परिभाषा से बाहर रख दिया गया है, तो पति चाहे जो मर्जी वो करे, एक छोटी सी 15-16 वर्ष की महिला, इसलिए क्योंकि वो उसकी पत्नी है, तो बलात्कार की परिभाषा से बाहर रख देना इस प्रकार के ऐसे कृत्य को मतलब फोर्स करता है कि करो, डू इट। आप 375 सब क्लोज 2 के तहत आते हैं, आपको कोई कार्रवाई नहीं होगी। भारत में वैवाहिक बलात्कार की अवधारणा निहित सहमति, एक तरह से कंसेंट दे रही है महिला के प्रतिमान के रूप में देखा था कि हाँ, पूर्व महिला तो बोली ही थी, मतलब पति जो कुछ करे सब महिलाओं का उसमें मर्जी है। यहाँ एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह का अर्थ क्या है कि दोनों संभोग के लिए सहमति दी है, और इसका कोई दूसरा अर्थ होता ही नहीं है। हमारे समाज में ये जो स्टेरियोटाइप्स है ना कि शादी हो गया तो लाइसेंस, यू गॉट लाइसेंस, इट्स नॉट ए लाइसेंस, यू डू एनीथिंग विथ योर वाइफ, मे बी इट्स ए ब्रूटल रेप। वैवाहिक बलात्कार और उससे जुड़े कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध किस प्रकार से, देखिए ये किस प्रकार से हमारे संविधान में दिए गारंटियों के कई मुद्दों को एक तरह से झोंकझोर देता है। पहला है पति आश्रय का सिद्धांत, इसको कोवर्चर सिद्धांत भी कहते हैं। भारत में वैवाहिक बलात्कार को गैर आपराधिक प्रकृति जो है ना, वास्तव में गैर आपराधिक प्रकृति ब्रिटिश काल की एक तरह से निर्गति है, वहीं से निकल के आया है। वैवाहिक बलात्कार काफी हद तक पति के साथ महिला की पहचान के विलय होने के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, उसी से निकल कर आया है। 1860 के दशक में जब आईपीसी का मसौदा तैयार किया गया, कानून बनाया गया, उस समय तक विवाहित महिलाएं मतलब स्वतंत्र थी ही नहीं, महिला को अधिकार तो था ही नहीं। आईपीसी के तहत बलात्कार की परिभाषा वैवाहिक अपवाद को विक्टोरियन युग के पितृसत्तात्मक मानदंडों के आधार पर तैयार किया गया था, जो पुरुषों को महिला के बराबरी के रूप में नहीं मानता है। पुरुष सर्वोच्चम स्तर पे है, जो कुछ करे कर सकता है। इसमें पति आश्रय के सिद्धांत के तहत पति और पत्नी की पहचान कंबाइन कर दी गई है, मतलब दोनों एक तरह से जो कुछ करेंगे दोनों का एग्रीमेंट उसमें होगा ही। आंख मूंद के समझ लीजिए आप, हाँ दोनों का एग्रीमेंट है उसमें। अब आते हैं आर्टिकल 14 का उल्लंघन किस प्रकार से है। वैवाहिक बलात्कार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्राप्त समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। धारा 375 के तहत जो शामिल अपवाद है वो महिलाओं को 2 वर्ग में बांट देता है, एक वैवाहिक स्थिति वाला, एक गैर वैवाहिक स्थिति वाला। पुरुषों और को अपनी पत्नियों के खिलाफ किए गए कृत्यों से उसकी एक तरह से प्रोटेक्शन प्रदान करता है कि पत्नियों के साथ आप जो कुछ करें, आपको लाइसेंस दिया गया है, करिए जो करना करिए। तो 14 का तो सीधा खिलाफ है ये। ऐसे में यह अपवाद एक ही समय में अविवाहित महिलाओं की समान अपराधों के लिए रक्षा करते हुए विवाहित महिलाओं के मामले में उनकी वैवाहिक स्थिति के अलावा बगैर अन्य किसी कारण अत्याचार का शिकार होने की संभावनाओं को बढ़ा देता है, क्योंकि फोर्सफुल रेप एक तरह से भयंकर अत्याचार है।
इसके अलावा आईपीसी की धारा 375 की मूल भावना के विपरीत भी है। आईपीसी की धारा 375 का उद्देश्य महिलाओं की रक्षा करना है, बलात्कार जैसी अमानवीय गतिविधियों पर रोक लगाना है, व्यक्तियों को पकड़ना है, दंडित करना है। लेकिन 375(2) तो उसको लाइसेंस देता है। हालांकि पति को सजा से छूट देने पूरी तरह से इस उद्देश्य के मतलब आईपीसी के 375 धारा का मतलब बखेड़ा खड़ा कर दिया, मतलब तामझाम खत्म। क्योंकि बलात्कार के परिणाम तो समान ही होंगे, चाहे वो महिला विवाहित हो या ना हो। इसके अलावा वास्तव में विवाहित महिलाओं के लिए घर पर अपमानजनक परिस्थितियों से बचना और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि वे कानूनी और आर्थिक रूप से पति पर निर्भर होती है। अधिकांश मामले तो पति से पूछकर होते हैं। वैवाहिक संबंध बनाने से लेकर दवा तक लेने के लिए पति से पूछा जाता है। आर्टिकल 21 का उल्लंघन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई व्याख्या अगर देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद में जो 21 है वो क्या कहता है? स्वास्थ्य, गोपनीयता, गरिमा, सुरक्षित रहने की स्थिति, सुरक्षित वातावरण, ये सारे के सारे अधिकार शामिल है। कर्नाटक राज्य बनाम कृष्णप्पा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यौन हिंसा एक अमानवीय कृत्य के अलावा महिला के गरिमा, महिला के निष्ठा, उसकी पवित्रता का अधिकार का पूरी तरह से उल्लंघन और घुसपैठ करता है। उसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि गैर सहमति से किया गया संभोग शारीरिक और यौन हिंसा के समान है। सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यौन गतिविधियों से जुड़े विकल्प को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजता, गरिमा, शारीरिक अखंडता के अधिकारों के समान बताया। न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी, भारत संघ, यू नो अबाउट दैट पुट्टास्वामी केस जो निजता से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार के नागरिक के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताया। इस सभी निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में महिलाएं भले हुई वैवाहिक हो वैवाहिक ना हो कि यौन गतिविधियों से दूर रहने के अधिकार को रेखांकित किया है। अतः बलपूर्वक किया गया यौन सहवास संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों का ठोस उल्लंघन है। तो आगे क्या किया जा सकता है, इस पर आप अपना विचार सोचिए। देखिए, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा के तहत महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा जो परिभाषा है उसका क्या दायरा है। देखिए, लैंगिक आधारित हिंसा का कोई भी कार्य जो सार्वजनिक हो, निजी जीवन में हो, जिसके परिणाम स्वरूप संभवतः शारीरिक, यौन, मानसिक क्षति या पीड़ा पहुंचती हो, जिसमें ऐसे कृत्यों में धमकी है, दबाव है, स्वतंत्रता से वंचित करने का प्रयास है। वर्ष 2013 में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति के द्वारा भारत सरकार को वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में लाने का सुझाव भी दिया गया था। इसके अलावा 16 दिसंबर 2012 को निर्भया बलात्कार मामले के कारण देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ। उसके बाद जो गठित जेएस वर्मा समिति थी, इसने भी सरकार को यह सुझाव दिया कि इस 375(2) को हटाइए। इस कानून को हटाने से महिलाओं को अपने अत्याचारी पति से सुरक्षित होगा और वैवाहिक बलात्कार से उभरने के लिए उनको मौका मिलेगा। साथ ही वे स्वयं घरेलू हिंसा और यौन शोषण से स्वयं को बचा पाएगी। अतः भारतीय कानून अब पति और पत्नियों को अलग एवं स्वतंत्र कानूनी पहचान देता है। साथ ही आधुनिक युग में अधिकांश न्यायिक सिद्धांत स्पष्ट रूप से महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में यह सही समय है कि विधायिका को इस कानूनी कमजोरी का संज्ञान लेना चाहिए। इस पर एक रिपोर्ट, एक कमेटी बैठानी चाहिए और आईपीसी की धारा 375(2) यानी अपवाद जो बनाया गया है उसको समाप्त करते हुए वैवाहिक बलात्कार को कानून के दायरे में लाना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ छोटे मोटे अमूलचूल परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो अब कुछ मैं ऐसे डेटा का बात करूंगा जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए, मोर देन 2/3 66% वैवाहिक महिलाओं का जिसकी उम्र 15 से 49 वर्ष के बीच होती है उसको पीटा जाता है, फोर्स किया जाता है सेक्स करने के लिए, रिगार्डलेस चाहे उनका सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन कुछ भी हो। ये यूएन पॉपुलेशन
फंड का एक तरह से रिपोर्ट है। इसी प्रकार हर 5 में से 1 महिलाओं को उसके पति द्वारा जानबूझकर फोर्सफुली बिना मर्जी के उसे सेक्स करने के लिए बाध्य किया जाता है। ये जेंडर इक्वालिटी सर्वे 2011 का है और वर्तमान में 104 से भी अधिक ऐसे दुनिया के देश हैं जिन्होंने इसे क्रिमिनल घोषित कर दिया है। पाकिस्तान, चाइना, सऊदी अरेबिया, इंडिया ऐसे कुछ देश हैं जिन्होंने इस घृणित अपराध को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा है। ये पुरुष प्रधान सोच को बढ़ावा देना, महिलाओं के साथ जो हो रहे अपराध को बढ़ावा देने से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। ये केवल कानून में बदलाव लाने से कुछ नहीं हो जाएगा। इसमें बुद्धिजीवियों का, शिक्षा का जो महत्व है, इसके अलावा शादी के जो उम्र है जो उसमें सुधार की जरूरत है, महिलाओं के साथ हो रहे जो भेदभाव है, जो घरेलू हिंसा है, बलात्कार है, दहेज प्रथा है, ये सारी जो सामाजिक बुराइयां हैं ना, ये कानून के बनने से ठीक नहीं हो सकती है। इसके लिए जरूरी है मानसिकता, मेंटलिटी में परिवर्तन करने की। तो पुरुष वर्ग जो स्पेशली एजुकेटेड पीपुल है उन्हें इस पर विचार करना चाहिए और पूरे देश से ये मांग होनी चाहिए कि यह वैवाहिक बलात्कार को कानूनी सीमा में लाया जाए, ताकि पुरुष वर्ग को यह थोड़ा सा संदेह हो कि इसके पीछे कानून है। अगर मैंने जानबूझकर पत्नी को तड़पाया, सेक्स करने के लिए उसे मजबूर किया, तो ये कानून के दायरे में एक अपराध है और इसके लिए आपको कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। तो क्या इसकी जरूरत है? थिंक अबाउट इट। ऑल द कैंडिडेट हु आर वाचिंग दिस वीडियो, थिंक अबाउट एंड कमेंट इन सेक्शन। खुला है आपके लिए कमेंट सेक्शन। एक पुरुष वर्ग के लिए बहुत भी बेहतरीन क्वेश्चन है। सोचिए और इस पर अपना विचार जरूर प्रकट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।